नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हो। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सेकंड लास्ट लेक्चर में। इसके बाद मुगल प्रशासन का एक लेक्चर और आएगा और हमारा मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है परवर्ती मुगल शासक अर्थात लेटर मुगल रूलर। ये टॉपिक ना कई बार हम बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं। रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक है, मल्टीपल फैक्ट है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी इसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। पर इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे कि एक दो सवाल कई बार बन जाते हैं और फिर हमें लगता है कि ये सवाल कहाँ से पूछ ली। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया जाए, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं ताकि आपकी रुचि आ सके। बाकी कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक को समझने की कोशिश करें। देखिए, परवर्ती मुगल का अर्थ क्या है, पहले ये जान लीजिए। बाबर से लेकर के औरंगजेब अर्थात 1526 से 1707 तक जितने भी मुगल बादशाह हुए, उन्हें हम मुख्य धारा के मुगल शासक बोलते हैं। देवर दी मुगल रूलर्स ऑफ मेन स्ट्रीम। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं के समय पर शासन पर मुगलों का वास्तविक अधिकार रहा, मुगलों ने बहुत तरक्की की, उनका बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार हुआ। यही कारण है कि हम उन्हें वास्तविक शासकों के नाम से जानते हैं। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए वो बेहद अयोग्य थे। वो इतने अयोग्य थे कि एक समय मुगलों के पास लगभग पूरे भारत का क्षेत्र था। उनके समय आते आते, बहादुर शाह जफर के समय तक आते आते दिल्ली के लाल किले तक सिमट करके पूरी कहानी रह गई थी कि दिल्ली के लाल किले और उसके आसपास के क्षेत्र में ही मुगल बादशाहों की बादशाह चलती थी। बाकी सारे क्षेत्र उनके नियंत्रण से जा चुके थे। दूसरा, कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं आया। सारे के सारे कठपुतली शासक ही आते रहे, जिनको दूसरे लोग ही कंट्रोल कर रहे थे और एक-एक करके सारे हिस्से अलग होते चले गए। आप देखेंगे कि जब मोहम्मद शाह शासक बनेगा, तो उसके समय मुर्शिद कुली खान बंगाल की स्थापना कर लेगा। सादत खान अवध की स्थापना कर लेगा। चिनकिलिच खान के द्वारा हैदराबाद की स्थापना कर ली जाएगी। इसी तरह कर्नाटक भी स्वतंत्र हो जाएगा, भरतपुर भी स्वतंत्र होगा, तो बहुत सारे नए-नए क्षेत्र स्वतंत्र होते चले जाएँ। तो ये सभी जो कमज़ोर शासकों का शासनकाल रहा, अयोग्य उत्तराधिकारियों का शासनकाल रहा, जिसकी शुरुआत 1707 में बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम से होती है और जिसका अंत 1857 में बहादुर शाह द्वितीय की कहानी के साथ होता है। इनके बीच में जितने भी शासक आए, उन्हें हम परवर्ती मुगल शासक के नाम से जानते हैं, लेटर मुगल रूलर्स के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हर एक रूलर के बारे में, ताकि एक आइडिया आपको लग सके कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर एक-एक शासक के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहादुर शाह के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, बहादुर शाह, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह का शासन रहा। बहादुर शाह औरंगजेब का बेटा है, जिसका मूल नाम मुअज्जम था। ये जाजाऊ की लड़ाई लड़ेगा, अपने ही भाई आजम के विरुद्ध ये लड़ाई को जीतेगा और बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से ये मुगल बादशाह बनेगा। इसके बाद अगला राजा बनता है जहांदार शाह, अगला बादशाह बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह पहला कठपुतली बादशाह है। ये सवाल पूछा जाता है कि पहला कठपुतली बादशाह किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है। ठीक है? तो जहांदार शाह शासन बनेगा। जहांदार शाह जजिया कर को खत्म करेगा, बाद में जजिया फिर लगा दिया जाएगा। तो वो जजिया की कहानी लंबी है, वो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद अगला मुगल बादशाह बनेगा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता है, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं रहता था कि उसके राज्य में क्या चल रहा है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर बोलते हैं।
और फर्रुख शियर के लिए वर्ड यूज किया गया है घृणित कायर। फर्रुख शियर का शासनकाल अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छा शासनकाल था साथियों, और यहीं से आपको एक नाम सुनने मिलेगा, सैयद बंधु। अब्दुल्ला और हुसैन अली खान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्रुख शियर का जो शासनकाल है वो सैयद बंधुओं के लिए, और अंग्रेजों को इन्होंने दस्तक जारी किया, जिसे हम शाही फरमान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कहा गया, या ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुख शेर के बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मोहम्मद शाह के समय एक घटना तो ये होती है कि ये वो शासक है जो अंतिम रूप से भारत में जजिया को समाप्त कर दे। जजिया की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में की थी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया। औरंगजेब ने जजिया को दोबारा से शुरू कर दिया। मोहम्मद शाह बीच में जहांदार शाह, वो भी जजिया को खत्म करेगा, लेकिन जजिया फिर लगा दिया जाएगा। अंततः जो मोहम्मद शाह है वो जजिया को पूरी तरीके से खत्म करेगा। कंप्लीटली जजिया जो टैक्स है वो भारत से खत्म हो जाए। मोहम्मद शाह का शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है कि इसका चरित्र बहुत अच्छा नहीं था। ये बहुत ही रंगीन प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, इसके समय पर ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। कहते हैं कि नादिर शाह लगभग 50 दिनों तक दिल्ली में रहा, और उसने बेतहाशा लूटा है दिल्ली। बेतहाशा, कुछ किताबें कहती हैं 70 करोड़, कुछ किताबें कहती हैं 90 करोड़। इसके अलावा वो तख्ते ताउस, जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, वो भी अपने साथ ले गया। उसमें कोहिनूर हीरा भी लगा था। अवध का संस्थापक सआदत खान, कहा जाता है कि उसकी एक गलती की वजह से वो दिल्ली आ गया, अदरवाइज वो चिनकिलेज खान ने उसको कन्विंस कर लिया था कि वो बाहर चला जाए। तो सआदत खान इतना दुखी हो जाता है, क्योंकि उससे 2 करोड़ रुपए की मांग की जाती है, वो पूरा नहीं कर पाता है, तो उसने आत्महत्या कर ली थी, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये पूरी कहानी रहती है। 1748 में जब इसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसी समय पहली बार एक अफगान में दुर्रे दुरानी वंश का शासक अ, अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करता है। तो पहला अटैक मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ, बाकी वो आक्रमण करता रहा, उसके बैक टू बैक अटैक होते रहे। उन आक्रमणों को अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम सब ने झेला है। इन सब ने इनके आलमगीर द्वितीय, इन सब ने अटैक्स को झेला है। इसी बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। तो वो सारी कहानी हम जानेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अहमद शाह की कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं है। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का शासनकाल थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आलमगीर द्वितीय महत्वपूर्ण है कि भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जून 1757 को। जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। जो प्लासी का युद्ध है, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा जाता है। इस युद्ध से मुगलों का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, ना ही इसमें आलमगीर द्वितीय का कोई पार्टिसिपेशन था। बट सवाल ये पूछा गया है कि जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो उस समय मुगलों का बादशाह कौन था? जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? ये सवाल पूछा गया है प्यारे दोस्तों, तो याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगलों का बादशाह। ठीक है जी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। एक बहुत प्रमुख बादशाह है शाह आलम द्वितीय। बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम कहते हैं, और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल आता है। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो बड़ी घटनाएं होती हैं इसके समय। पहली बड़ी घटना यह होती है साथियों कि 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है। हम पढ़ेंगे आगे जाकर के डिटेल। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजा उद दौला और बंगाल के पूर्व नवाब के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और ये जो त्रिगुट बना हुआ था, इनकी हार हो जाती है। इस हार के बाद दो संधियां होती हैं।
जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि होती है। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हो। पहली संधि या फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में साइन की गई, वो शाह आलम द्वितीय के साथ ही की जाती और इसी संधि के साथ मुगलों के सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय को पेंशन दे दी जाती है। इस तरह शाह आलम द्वितीय पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना और यहाँ से मुगलों की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती। अब मुगल नाम मात्र के ही बादशाह रह गए। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय राजा बनता है। अकबर द्वितीय का शासनकाल सिर्फ एक बात के लिए जाना जाता है कि अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उन्हें लंदन भेजा था ताकि वो एक केस लड़ सके जिसके तहत अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़ाया जा सके। 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हो जाती है, जो इंग्लैंड का ही एक हिस्सा है ब्रिस्टल। वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनका स्टैचू लगा हुआ है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में बंगाल सती अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी प्यारे दोस्त। ठीक है। फिर आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये ना सिर्फ एक मुगल बादशाह थे, बल्कि ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपनी शायरी के लिए। ये बहुत अच्छे शायर रहे हैं, बहुत अच्छे रचयिता रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर लाल किले में बैठ करके अपना शासन कर रहे थे और नॉर्मल ही जा रही थी सारी चीज़ें। 1857 में भारत में पहली क्रांति होती है, जिसे हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के नाम से भी जानते हैं। 1857 में जब पहली क्रांति शुरू हुई, तो उस समय क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुन लिया और भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर उसमें प्रतीकात्मक सम्राट के तौर पर था, वास्तविक लड़ाई वो नहीं लड़ रहा। पर जब अंग्रेज क्रांति को पूरी तरीके से दबा देते हैं, तब उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों को मार डाला और बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया, जहां रंगून में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उसकी कब्रगाह भी बनी हुई है साथियों। इस तरह मुगल साम्राज्य का अंत होता है। इस तरह 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु के साथ 1857 में समाप्त होता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण रहे जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे, जो मुगलों के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो बस एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई। एक और बात आपको बताऊं कि साथियों, क्रम पूछा जाता है। ये 3-4 शासकों के नाम आपको दे देगा और फिर उनके क्रम पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा नाम और क्रम से याद रखिएगा कि कुछ ही लोगों के नाम, जैसे बहादुर शाह प्रथम है, फिर जहांदार शाह है, उसके बाद फरूख शियर है, फिर मोहम्मद शाह है, फिर अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया। अब बहादुर शाह जफर से एक और बात याद आ गई, हम चर्चा भी करेंगे कि इन्हीं के दरबार में एक मशहूर शायर हुए जिनका नाम है मिर्जा गालिब। ठीक है, जिनका नाम है मिर्जा गालिब, बड़े ही प्रसिद्ध उर्दू और फारसी के शायर हुए हैं, वो इन्हीं के समय पर हुए हैं प्यारे दोस्त। चलिए, तो इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह बेखबर इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक मामलों में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो इनका मुख्य कार्य है अर्थात पॉलिटिकल काम ही करना था, तो वो पॉलिटिकल काम बहुत अच्छे से ये नहीं कर पाते थे, इसलिए इन्हें शाह बेखबर कहा जाता है। ये सीधा सवाल बनता है कि किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर की उपाधि दी गई है। तो शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। पहले ना कहानी को समझ लीजिए, फिर मैं आपको पीपीटी से सारी बातें बता दूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा। तो देखो, जो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम के पिता का नाम औरंगजेब है साथियों। ठीक, इनके पिता का नाम औरंगजेब है या आलमगीर, जो भी आप कहना चाहें, और माता का नाम नवाब बाई है। जो माता है उनका नाम है नवाब बाई।
ठीक। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। अब होता यह है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, इनके दो प्रमुख दो बेटे, एक का नाम है मुअज्जम और दूसरे का नाम है आजम। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, अर्थात बैटल ऑफ सक्सेशन होता है। और इस युद्ध का नाम था जाजऊ का युद्ध, बैटल ऑफ जाजऊ, जो कि 1707 में ही लड़ा जाता है यमुना के पास। अब इस लड़ाई में अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम ये होता है कि जो आजम है, आजम, इसकी पराजय हो जाती है और इसी के साथ इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और वहीं जो मुअज्जम है ये जीत जाता है। अब मुअज्जम जब जीत जाता है तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। तो इस तरह 1707 में ये मुगल बादशाह बना था। इस तरह 1707 में ये मुगल एम्परर बना। एक और बात आप याद रखिएगा साथियों कि ये जीत तो जाता है, इसकी जीत में बहुत बड़ी सहायक की जो भूमिका निभाई थी वो एक पुर्तगाली महिला थी। इंपॉर्टेंट नाम है, एक पुर्तगाली महिला थी और पुर्तगाली महिला का नाम था जूलियाना। पुर्तगाली महिला का नाम था जूलियाना। जूलियाना को बीबी के नाम से भी जाना जाता। तो पुर्तगाली महिला थी जिसका नाम था जूलियाना, बीबी या फिदवा के नाम से जाना जाता है, कुछ किताबें बीबी कहती हैं। लेकिन रुकिएगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जूलियाना एक पुर्तगाली महिला थी जिसने बहुत सहायता की थी, जूलियाना। ठीक है, तो जूलियाना को बीवी या फिदवा के नाम से जाना जाता है, बीवी या फिदवा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर दिल्ली में सराय जूला या जूलिया बना हुआ है। ठीक है, सराय सराय जूलिना भी बोलते हैं इसको, वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है सराय। ठीक, तो ये याद रखना है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। तो ये बातें आपको याद रखना है। हाँ, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सराय जूलेना बना हुआ है जाजऊ। तो जाजऊ की लड़ाई होती है और 1707 में इस तरह ये राजा बनता है। अब ये राजा तो बन गया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ से एक और निकल के आती है कि ये बादशाह तो बन गया। अब बादशाह बनते समय इसकी उम्र 65 वर्ष थी, 65 ईयर। तो सबसे अधिक उम्र में बादशाह बनने वाला मुगल शासक, सबसे अधिक उम्र में बादशाह बनने वाला मुगल शासक था ये। सबसे अधिक उम्र में बादशाह बनने वाला मुगल शासक था। ठीक है, ये याद रखना। और इसकी डेथ हो जाती है, इसकी जो मृत्यु है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसकी मृत्यु 1712 में होती है लाहौर में, और लड़ाई होती है, युद्ध में ही मरता है बंदा बहादुर। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बंदा बहादुर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और उस समय डेथ हो जाती है बहादुर शाह प्रथम की। तो बहादुर शाह प्रथम अपने राजनीतिक कार्यों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यही कारण है कि इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, शाह ए बेखबर। तो इतने सवाल यहाँ से बन सकते हैं। जैसे पूछा, कई किताबें ये लिखती हैं कि जो जूलियाना थी वो बेहद खूबसूरत थी और वो प्रेम करती थी बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह प्रथम को, जिसे हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। तो वो मुअज्जम को बहुत प्रेम करती थी। ये भी किताबें लिखती हैं कि जब जाजऊ की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में ये मुअज्जम के साथ हाथी पर बैठ करके भी गई थी। इसने तोपों का भी संचालन किया और ये कहती थी कि तुम परेशान मत होना, मेरे जो ईसाई भाई बहन हैं वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत प्रभाव रहा जूलियाना का। इसी के नाम पर दिल्ली में सराय जूलेना बना हुआ है। आज भी सराय जूलेना आपको दिल्ली में देखने मिल जाएगा। तो एक पहला सवाल यहाँ से क्या बनेगा, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए
जिसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? क्या जवाब दोगे? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के और कौन कौन से नाम हैं? तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का बेटा था। माता का नाम नवाब बाई था। इसे मुअज्जम या शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता। अगला सवाल पूछेगा, जाजऊ की लड़ाई कब हुई? 1707 में। इसके बीच में मुअज्जम और आजम दोनों ही औरंगजेब के बेटे थे। डेथ कैसे होती है? 1712 में। महान सिख योद्धा बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान कर रहा था, तभी इसकी डेथ हो जाती है साथियों। तो इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। यही बातें देखिए यहाँ लिखी हुई हैं। ये बहादुर शाह प्रथम की एक इमेज है, देख पाइए जरा ध्यान से। तो लिखा है कि जन्म 14 अक्टूबर 1643 को हुआ। माता का नाम नवाब बाई था। मूल नाम मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम प्रथम था। पिता का नाम औरंगजेब था। 18 जून 1707 को जाजऊ की लड़ाई को जीतने के बाद 65 वर्ष की आयु में ये बादशाह बनता है। गलती से सुल्तान रख गया है। इसे शाह बेखबर कहते हैं क्योंकि इसने राजनीतिक रूप से ये बहुत लापरवाह था। इसके मुख्य कार्य और याद रखना अभी बताए नहीं थे हमने। इसके समय पर इसने कुछ कार्य किए, जैसे 1707 में इसने शाहू की रिहाई कर दी। गुरु गोविंद सिंह से मित्रता का प्रयास किया। बुंदेला और जाटों से भी इसने मित्रता करने की कोशिश की। मृत्यु कब होती है? तो 27 फरवरी 1712 को लाहौर में बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते समय डेथ हो जाती है। तो एक बार देखिए ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, जब भी मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये स्लाइड खोलने के बाद मैं हट जाता हूँ और आपको पढ़ने का मौका देता हूँ, वीडियो पॉज करके पढ़ा करो। इससे क्या होगा कि एक बार तुरंत आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाए। हमने एक बार पढ़ाया, फिर एक बार आपको पीपीटी पढ़ाई, 2 बार रिवीजन हो गया, तीसरी बार आपने खुद 5 कितना सेकंड लगेगा? मुझे लगता है 50 सेकंड, 40 सेकंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। या 1 मिनट भी लग गया तो कौन सा आपको और दूसरे काम करने हैं? आप पढ़ने का ही तो काम कर रहे हैं मुख्य रूप से, है ना? तो तुरंत पॉज़ करके पढ़ा करो ताकि सारी चीज़ें याद हो जाएँ और जो कहानी के रूप में हमने चीज़ें आपको बताई हैं, वो आप कनेक्ट कर सको। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगले शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख और पहले कठपुतली शासक के नाम से जाना जाता है। बहुत छोटा-सा शासन काल रहा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं इससे। लंपट मूर्ख कहा है इतिहासकार ताराचंद्र ने। तो आइए हम जहांदार शाह के बारे में पढ़ते हैं, जो पहला कठपुतली बादशाह या फर्स्ट पपेट बादशाह माना जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है जहांदार शाह। बहुत ही छोटा सा शासन काल रहा। 2 नामों से जानते हैं इसे। लंपट मूर्ख कहा जाता है। इतिहासकार ताराचंद ने इसे लंपट मूर्ख कहा है। और इसे ये प्रथम मुगल काल का ये कठपुतली प्रथम कठपुतली बादशाह है। फर्स्ट पपेट फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ मुगल पायर। फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ मुगल। ये 2 बातें याद रख, ठीक है। क्यों है वो अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम कहानी को कनेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि ये बहादुर शाह प्रथम का बेटा है। बहादुर शाह प्रथम का पुत्र, सन ऑफ बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, सन ऑफ बहादुर शाह प्रथम। इसका नाम इसलिए कठपुतली कहा जाता है, मैं यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ। कठपुतली इसलिए कहा जाता है कि इसे शासक बनाने में इसका एक वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकर। जिसका नाम था जुल्फिकर। तो जुल्फिकर खान का बहुत बड़ा योगदान था। और इसके समय एक दीवान भी हुआ जिसका नाम था राजा सुभाग। इन 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन 2 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। विशेष तौर पर जुल्फिकर खान का। औरंगजेब का वजीर था असद खान। औरंगजेब का वजीर था असद खान। उसका बेटा था ये। ठीक, असद खान का बेटा था। असद खान कौन था? औरंगजेब का वजीर। तो औरंगजेब का वजीर था असद खान, उसके बेटे का नाम था जुल्फिकर खान, और जुल्फिकर खान ने ही जहांदार शाह को मुगल बादशाह बनाया था। तो यहाँ से दरबारी षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से कोर्ट कंस्पिरेसी की शुरुआत हो चुकी है। अब
शासकों को बनाने और खत्म करने में दरबार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला, तो इसीलिए इसे प्रथम कठपुतली बादशाह कहा जाता है। देखो इसके जो मुख्य कार्य हैं कि सर इसने कौन कौन से कार्य किए, तो कुछ मुख्य कार्यों में एक कार्य है कि इसने जजिया कर को खत्म किया 1712 में, जजिया की समाप्ति। लेकिन अभी जजिया फिर से लग जाएगा साथियों, तो जजिया की कहानी हम आखिरी में एक बार समराइज भी कर लेंगे। तो जजिया की समाप्ति। दूसरा, आमेर के राजा थे, आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय, आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय, वही जयसिंह द्वितीय हैं साथियों जिन्होंने जयपुर की स्थापना की, जयपुर के संस्थापक। ठीक है, जयपुर के संस्थापक, इनके बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे। तो इनको एक उपाधि दी थी, इनको एक टाइटल दिया था मिर्जा राजा, इनको एक उपाधि दी थी, इनको एक टाइटल दिया था और उपाधि का नाम था मिर्जा राजा। अभी हम और डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। इसी समय पर एक और राजा हुए, एक और शासक हुए जिनका नाम था मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। ठीक है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, महाराजा का टाइटल दिया था। यही इसके समय के मुख्य कार्य हैं, यही इसके समय के इंपॉर्टेंट मेजर वर्क हैं। लंपट मूर्ख दो कारणों से कहा गया, एक तो खुद का दिमाग नहीं था, खुद का दिमाग नहीं था, मतलब खुद डिसीजंस नहीं ले रहा था। दूसरा, इसके शासनकाल पर लाल कुंवर नाम की एक महिला का बहुत ज्यादा प्रभाव रहे, लाल कुंवर का बहुत प्रभाव रहा। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल पर लाल कुंवर नाम की महिला का प्रभाव रहा। तो लाल कुंवर नाम की महिला से इसके अनैतिक संबंध थे और लाल कुंवर नाम की महिला का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है जहांदार शाह के शासनकाल पर। तो ये याद रखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं कि लाल कुंवर नाम की महिला का प्रभाव किसके ऊपर रहा। ठीक है, अब मृत्यु कैसे होती है, डेथ कैसे होती है, तो इसकी मृत्यु, इसको मारा जाता है, मृत्यु क्या, हत्या बोल दीजिए। तो इसकी जो हत्या है वो 1713 में की जाती है और ये हत्या करते हैं सैयद बंधु, सैयद बंधु। देखिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। मुगल काल में इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता। सैयद बंधुओं में दो भाई थे, एक अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला और दूसरा हुसैन। ठीक है, अब्दुल्ला खान, सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान। इन दो लोगों ने ना चार मुगल बादशाह बनाए हैं, इन दो लोगों ने मिलकर के चार मुगल बादशाह बने, फर्रुखशियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। चार शासक बदल डाले इन्होंने। सबसे पहले फर्रुखशियर, सबसे पहले फर्रुखशियर को ये राजा बनाते हैं, फिर रफी उद्दरजात को राजा बनाते हैं, फिर रफी उद्दौला, रफी उद्दौला जिसे हम शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला इनको खत्म कर देगा। तो इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है सैयद बंधुओं को। तो सैयद बंधुओं में दो लोगों का नाम आता है, एक अब्दुल्ला खान का, दूसरा नाम हुसैन अली खान का। इन्होंने नायाब के तौर पे अपना जीवन शुरू किया था, धीरे धीरे अपनी योग्यता और षड्यंत्र के दम पर, कंस्पिरेसी के चलते ये बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए और फर्रुखशियर जो है उसने मार दिया, जहांदार शाह को मरवा दिया सैयद बंधुओं के द्वारा। इस तरह एक छोटा सा शासनकाल जहांदार शाह का जो शुरू हुआ था 1712 में, 1713 में ये खत्म हो गया और इसे पहला कठपुतली बादशाह और लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि किस शासक को लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता है, जहांदार शाह। किसके शासनकाल में लाल कुंवर नाम की महिला का प्रभाव रहा, जहांदार शाह। सैयद बंधुओं ने सबसे पहले किसे हटाया, तो हटाया जहांदार शाह को, और पहला व्यक्ति जो सैयद बंधुओं के द्वारा राजा बनाया गया वो था फर्रुखशियर। सैयद बंधुओं ने कितने लोगों को राजा बनाया, चार लोगों को, फर्रुखशियर,
रफ़ी उद्दरात, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। अगला सवाल कि आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। 1712 में जजिया खत्म किया, हालांकि जजिया दोबारा शुरू भी हो गया, तो ये महत्वपूर्ण बातें। एक और टॉपिक है छोटा सा, हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी चर्चा हम आमेर के राजा के बारे में कर लेते हैं कि आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय। आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय को साथियों बहुत सारी उपाधियां मिली थी, अलग अलग टाइटल मिले थे। और आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय जाने जाते थे खगोल विज्ञान के प्रति उनका प्रेम। आप देख भी सकते हैं, उनके हाथ में पृथ्वी है। खगोल विज्ञान के प्रति अपने प्रेम के लिए एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसके एस्ट्रोनॉमी के लिए जाने जाते थे। बेतहाशा ज्ञान था उनको एस्ट्रोनॉमी, और इसीलिए उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम की एक किताब भी लिखी थी, जो खगोल शास्त्र से संबंधित किताब थी। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस में 5 जंतर मंतर उन्होंने बनाए। तो देखिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लें, समझ पाए हम चीजों को, फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है साथियों, एक सेकेंड। हाँ, औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की थी। जहांदार शाह के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। मोहम्मद शाह ने राजराजेश्वर की उपाधि दी। आगे जाकर के इन्हें श्री राजाधिराज और सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि मिली। ये जयपुर के संस्थापक हैं। 5 वेधशालाएं जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, उनकी स्थापना की थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिज मोहम्मद शाही। इतना ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है ना कि जिज मोहम्मद शाही किसके द्वारा लिखी गई। अब नहीं कर पाते हम गैस, कैसे हम गैस कर पाएंगे कि किसने लिखी। अगर नहीं पढ़ा तो ये सवाल गलत ही होना है। और इससे भी डिटेल में ये जब पूछ लिया जाता है ना कि जिज मोहम्मद शाही का विषय क्या है, तब तो और ज्यादा कंफ्यूजन, कि हमें तो यही लगेगा कि इसमें राजनीतिक विषयों की चर्चा की गई होगी, पॉलिटिकल सब्जेक्ट की चर्चा की गई होगी, पर ऐसा नहीं है। जिज मोहम्मद शाही में खगोल शास्त्र के विषयों की चर्चा की गई है, एस्ट्रोनॉमी की चर्चा की गई है। तो इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, 5 जंतर मंतर, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। जंतर मंतर आप देख पाएंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कहां पर जंतर मंतर बनाया गया या किस जगह पर जंतर मंतर नहीं बनाया गया। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस, ये 5 जगह पर इन्होंने वेधशालाएं बनाई थी। द ग्रेट महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। तो सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी। सवाई का अर्थ होता है अपने समकालीन लोगों से श्रेष्ठ, अपने समकालीन लोगों से 1.25 गुना श्रेष्ठ, इसीलिए सवाई की उपाधि। मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जहांदार शाह ने प्रदान की। और राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। किताब का नाम याद रखिएगा, जिज मोहम्मदी और जिज मोहम्मद शाही, माफ कीजिए, जिज मोहम्मद शाही का विषय क्या है? खगोल शास्त्र अर्थात एस्ट्रोनॉमी। 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। इन 5 जगहों पर उन्होंने वेधशालाएं बनाई थी। इन 5 जगहों पर उन्होंने रॉयल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, लिखा हुआ है। अब आइए एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो बहादुर पहला कठपुतली शासक था। वजीर जुल्फिकार खान था, जो कि औरंगजेब के वजीर असद खान का बेटा था। राजा सुभाग चंद्र दीवान 1712 में जजिया कर को खत्म किया। उसके अलावा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। अनैतिक संबंध लाल कुंवर नाम की महिला से थे। इतिहासकार ताराचंद इन्हें लंपट मूर्ख कहते हैं। मृत्यु 11 फरवरी 1713 में हुई, और मृत्यु में 2 लोगों का योगदान था। एक अब्दुल्ला खान, दूसरा हसन अली खान, जिन्हें हम सैयद बंधुओं के नाम से जानते हैं। सैयद अब्दुल्ला खान, सैयद हुसैन अली खान। तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, 4 राजाओं को इन्होंने बनाया। फर्रुखशियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है,
और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही सैयद बंधु खत्म हो जाएंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पहला राजा जिसे सैयद बंधुओं ने बनाया वो था फर्रुखशियर, और जिसने खत्म किया सैयद बंधुओं को उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधुओं के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन था, तो उसमें सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दो लोग इसमें। तो एक बार ध्यान से आप इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और अगले बादशाह के बारे में बात करते हैं। और अगले बादशाह का नाम है फर्रुख शियार, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। 1713 में यह मुगल बादशाह बनता है और 1719 तक ये मुगल बादशाह रहता है। देखो, सैयद बंधुओं के द्वारा बनाया गया ये पहला मुगल बादशाह था, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जब 1713 में ये मुगल बादशाह बना, तो इसने सैयद बंधुओं को बहुत बड़ी बड़े पद दिए। जैसे अब्दुल्ला खान को इसने अपना वजीर बनाया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी ही वही व्यक्ति था जो मनसबदारी की व्यवस्था को कंट्रोल करता था। ये सेनापति नहीं होता था, क्योंकि सेनापति बादशाह को ही कहा जाता था। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ही वॉज अ हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। जैसे हमने दीवान ए अर्ज की चर्चा की थी दिल्ली सल्तनत में, उसी तरह जो मीर बख्शी है वो मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख था और ये मनसबदारी व्यवस्था का भी नियंत्रण संभालता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फर्रुखशियर को राजा बनाने में सैयद बंधुओं ने मदद की थी। यही कारण है कि अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी बनाया। और 1713 में ये अगला बादशाह बनता है, अगला रूलर बनता है। अब जरा स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके समय कौन कौन से मुख्य कार्य हुए, इसके समय पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए। तो अगर हम मुख्य कार्यों की बात करें, तो एक कार्य ये होता है कि जब ये सुल्तान बना तो 1713 और 14, दो अलग अलग किताबें अलग अलग डेट की बात करती हैं। चिन किलिच खान इसने चिन किलिच खान चिन किलिच खान, जिसे हम आसफ जाह के नाम से भी जानते हैं, आसफ जाह के नाम से भी जानते हैं। तो चिन किलिच खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। निजाम उल मुल्क के अलावा फतेह खान की भी उपाधि दी। फतेह खान का टाइटल दिया और दक्कन का सूबेदार बना। दक्कन का सूबेदार बनाया। आगे जाकर के ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इसी व्यक्ति ने 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की। हैदराबाद की रियासत इसी के द्वारा स्थापित की गई थी और हैदराबाद में निजाम शाही की शुरुआत की। हम आगे जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे। उस समय मोहम्मद शाह मुगल बादशाह होगा। बस हमें इतना याद रखना है कि इसने चिन किलिच खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। इसके अलावा इसे फतेह खान की भी उपाधि दी गई, फतेह खान का भी टाइटल दिया गया। दूसरा, एक और बड़ी घटना जो इसके शासनकाल में होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 19 जून 1716 को 19 जून 1716 को महान सिख वीर महान सिख वीर बंदा बहादुर बंदा बहादुर की हत्या इसने दिल्ली में बंदा बहादुर की बहुत निर्मम हत्या की। उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया बहुत ही बुरे तरीके से। और इसमें सहायता जो की थी, में जो सहायक थे वो था लाहौर का लाहौर का सूबेदार अब्दुल अहमद। तो हम पढ़ेंगे वीर बंदा बहादुर के बारे में आगे जाकर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने बंदा बहादुर की हत्या की थी।
तो फर्रुखशियर ने अब्दुल समद की सहायता से बंदा बहादुर को पकड़ा और पकड़ने के बाद दिल्ली में उनकी निर्मम हत्या करवाई। अब आता है सबसे बड़ा काम, और इस तरह इसने भारत को ऑलमोस्ट बेच दिया। 1717, ये एक ऐसी डेट है जो हम बार बार यूज करेंगे, और इसी वजह से पूरी कहानी बंगाल की इसी डेट पर आधारित रहेगी। ये बंगाल के विनाश का कारण यहां से शुरू होगा साथियों, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसने क्या किया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी है। भारत में अच्छा खासा व्यापार उन्होंने फैला लिया है, पर उन्हें अनुमति की जरूरत पड़ती है। अभी भी मुगल बादशाहों का बहुत सारे इलाकों पर नियंत्रण है। अभी भी मुगल एम्परर का बहुत बड़े इलाके पर कंट्रोल है। तो लगातार ये हमेशा ना मिलते रहते हैं, बार बार ये मुगल बादशाहों से, मुगल एम्परर से मिलते रहते हैं। तो इसी क्रम में जॉन सरमन बहुत सारे अंग्रेजों के साथ मिलने आता है, और इनके साथ एक नाम और होता है, विलियम डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन और भी बहुत सारे लोग थे और अन्य। ये सभी लोग 1717 में आते हैं, मिलते हैं, बहुत सारे उपहार लेकर के आते हैं फर्रुखशियर के लिए, और फर्रुखशियर से मुलाकात करते हैं। कोशिश हमेशा वही होती है कि अधिक से अधिक व्यापारिक रियायत लेना, मैक्स टू मैक्स ट्रेडिंग बेनिफिट्स लेना। तो पहले तो मामला बिल्कुल नहीं बनता है और फर्रुखशियर मना कर दे। लेकिन कहा यह जाता है कि इसी समय जो फर्रुखशियर है वो बीमार था। उसे कोई बीमारी थी, उसे कोई डिजीज थी, और इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान। तो इस बीमारी का जो इलाज है वो करता है विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने इस बीमारी का इलाज कर दिया। इस बात से फर्रुखशियर बहुत प्रभावित हो गया, और जैसे ही उसका इलाज हुआ, उसने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। इसी शाही फरमान को हम दस्तक के नाम से जानते हैं, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, कि एक बार वन टाइम आप टैक्स दे दो। उसके बाद इन्हें एक पास दे दिया गया, इन्हें एक दस्तक दे दिया गया कि आप एक बार में हमको कर दे दो, और फिर इस दस्तक को दिखाते रहना, और हर जगह तुम्हें टैक्स फ्री ट्रेड करने का मौका मिलेगा, कहीं पर भी तुमसे कर नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, और यही चीज आगे जाकर के आप देखोगे कि बंगाल के पतन का मुख्य कारण यही बनेगा। बंगाल के डिक्लाइन का प्राइमरी रीजन यही, और अंग्रेज यहां से बहुत शक्तिशाली हो गए। वो दूसरे यूरोपीय कंपनियों की तुलना में अब बहुत मुनाफा कमाने लगे, और उन्होंने बेतहाशा दुरुपयोग किया इस दस्तक का। वो खुद तो इसका इस्तेमाल करते ही थे, साथ में भारतीय व्यापारी। अब जैसे मान लो कि मैं एक भारतीय व्यापारी हूँ और मेरे पास दस्तक नहीं है, तो जनरली टैक्स कितने रुपए लग रहा है? 100 रुपए का टैक्स लग रहा है। तो अंग्रेज क्या कहते कि तुम भी अपना सामान हमारे सामान के साथ रख दो। तुम मुगल बादशाह को 100 रुपए दे रहे थे, हमें 50 रुपए दे देना। तो इस तरह से इसका दुरुपयोग भी करते, इस तरीके से इसका मिसयूज भी करते। तो ये दस्तक आगे जाकर के अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा और बंगाल के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। इसी में हम चर्चा करेंगे मुर्शिद कुली खान की, अलीवर्दी खान की। ठीक है, तो उसमें अलीवर्दी खान का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वो सिराज से कहता है कि अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह हैं, जब तक तुम इनको छेड़ोगे नहीं ये तुमको शहद देंगे, और जैसे ही तुमने इनको छेड़ा ये तुमको काट लेंगे। और ऐसा ही हुआ सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है, ये एक बहुत बड़ा कार्य रहा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इसने दोबारा से जजिया कर को इम्पोज किया। इसने जजिया कर को फिर से लगा दिया, जजिया कर पुनः इस लगा दिया, वापस से इसने शुरू कर। तो अभी जजिया की कहानी आगे जानी है, आगे हम चर्चा करें। तो ये फर्रुखशियर के प्रमुख कार्य थे, ये इंपॉर्टेंट वर्क थे फर्रुखशियर के। ठीक है, चिनकिलिच खान, जिसे हम आसफ जाह के नाम से जानते हैं, उसे निजाम उल मुल्क की उपाधि और फतेह खान की उपाधि दी।
और दक्कन का सूबेदार बनाया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने निजाम उल मुल्क की उपाधि आसफ जाह को प्रदान की थी? तो याद रखना, फरूख शियर ने आसफ जाह को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। नंबर 1। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शाही फरमान या दस्तक अंग्रेजों को किसने जारी किया? तो दस्तक 1717 में फरूख शियर ने अंग्रेजों को दिया था, जिसे अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ठीक है। सिख जो बंदा बहादुर थे, उनकी हत्या भी फरूख शियार ने दिल्ली में ही की थी। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता थी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि फरूख शियर की मौत कैसे हुई, फरूख शियर की हत्या कैसे हुई। अब ये भी अपने आप में एक कहानी है, ये भी अपने आप में एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि इसकी डेथ होती है, इसकी मृत्यु या हत्या, तो इसकी जो मृत्यु या हत्या है ये 1719 में होती है। और इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी कहानी है, एक पूरी की पूरी स्टोरी है। देखो, फरूख शियर सैयद बंधुओं से बहुत ज्यादा परेशान, और होगा भी है। कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लो आपको मैं राजा बना दूं और मैं आपसे कहूं कि अपने मन से आप एक आम का टुकड़ा भी नहीं खा सकते, हर चीज में मेरी अनुमति लो, तो आपको उस राजा बनने का कोई महत्व नहीं है। तो सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप शासन में बहुत ज्यादा था, ये खुद के निर्णय ले ही नहीं पाता था। तो ये बहुत परेशान था अब्दुल्ला और हुसैन से, सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन। ये उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था कि कैसे भी करके हम अब्दुल्ला और हुसैन को मार दें और पूरी शक्ति हमारे पास आ जाए। लेकिन किस्मत सैयद बंधुओं के साथ थी, पूरी की पूरी किस्मत सैयद बंधुओं के साथ थी। उन्हें इस बात का पता चल जाता है, तो हुसैन अली खान जाता है मराठों के पास। मराठा इस समय बहुत शक्तिशाली हो चुके, और मराठा पेशवा इस समय है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ इस समय मराठा पेशवा है। तो हुसैन अली खान जाता है बालाजी विश्वनाथ के पास, और बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करता है। उस संधि का नाम है दिल्ली की संधि। और वो बस इतनी बात करता है कि हमें आपकी मदद चाहिए फर्रुख शियर को मारने में, इसके बदले में हम आपको मुगल साम्राज्य के जो भी प्रांत हैं वहां से चौथ और सर देशमुखी वसूलने का अधिकार। आप हमारी मदद कर दो फर्रुख शियर को मारने में, तो जितने भी हमारे सूबे हैं दक्षिण भारत में, वहां से आप चौथ और सर देशमुखी वसूलिए। चौथ और सर देशमुखी कर होते। तो बालाजी विश्वनाथ ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ मदद करते हैं सैयद बंधुओं की, और इस तरह 1719 में डेथ हो जाती है फर्रुख शियर। और फर्रुख शियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से एक सवाल कई बार बन जाता है कि दिल्ली की संधि किसके बीच में हुई? तो जो दिल्ली की संधि है या ट्रीटी ऑफ दिल्ली है, बहुत सारी दिल्ली की संधियां हुई हैं, पर जो दिल्ली की संधि 1719 में हुई थी, ये दो लोगों के बीच में हुई थी। एक मराठा पेशवा, याद रखेंगे साथियों, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली। और इसी संधि के द्वारा मराठों को जो 6 मुगल सूबे थे दक्षिण में, 6 मुगल सूबे थे दक्षिण में, वहां पर चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल जाता है। चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स हुआ करते थे, तो इन्हीं के द्वारा वो अधिकार मिलता है, इन्हीं के द्वारा वो राइट मिलता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकते। आइए एक बार यही सारी बातें देख लेते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देख पाए यहाँ लिखा हुआ है फर्रुख शियर, जिसे घृणित कायर कहा गया, चिनकिलेज खान को इसने दक्कन के, ये गलत हो गया डेट, इसको ठीक कर देंगे, दक्कन की सूबेदारी सौंपी और निजाम उल मुल्क और खान खाना और फतेह खान की उपाधि प्रदान की। अगला 19 जून 1716 में बंदा बहादुर की दिल्ली में निर्मम हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या की जाती है। उस समय लाहौर का जो सूबेदार है, इस समय लाहौर का जो सूबेदार है वो अब्दुल समद था। 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया जाता है, जिसे दस्तक कहते हैं, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेज जॉन सरमन और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, ये कहानी याद रखना। फर्रुख शियर ने दोबारा से जजिया कर लगाया था।
मृत्यु 19 अप्रैल 1719 को होती है हुसैन अली के द्वारा, और दिल्ली की संधि हुसैन अली और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में होती है। मराठों को दक्षिण के 6 सूबों में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिलता, इसीलिए फर्रुख शेर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से पर आते हैं प्यारे दोस्त। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे साथियों, अगले हिस्से पर आएंगे। तो यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। तो अगले टॉपिक में अब हमें बात करनी है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, जिसका शासनकाल बहुत बड़ा रहा, और ये सैयद बंधुओं के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम मुगल बादशाह होगा। यही वो मुगल बादशाह होगा जो सैयद बंधुओं को समाप्त कर देगा। तो कई बार यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने सैयद बंधुओं को समाप्त किया था। तो नाम होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम का 18 वर्षीय पोता था। तो ये बहादुर शाह प्रथम का पोता है, ग्रैंड सन है। सैयद बंधुओं के द्वारा नियुक्त ये अंतिम बादशाह था। 1720 में हुसैन अली खान की हत्या कर दी जाती है, और 1722 में अब्दुल्ला खान की हत्या कर दी जाती है। इसका कारण था कि तुरानी गुट, जिसमें निजाम उल मुल्क, अमीन खान, हैदर खान, ये सब लोग थे, इनका शक्तिशाली हो। अब ये बात जरा समझने की है। देखो, होता यह है कि दो ग्रुप बन जाते हैं। एक तरफ सैयद बंधुओं का ग्रुप था, और दूसरी तरफ तुरानियों का गुट था। अब सर, तुरानी कौन थे? तुरानी मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। सेंट्रल एशिया में एक रीजन है, और उस क्षेत्र को तुरान कहा जाता था। तो वहां से आए हुए तुर्क, मंगोल, इन सभी लोगों को तुरानी कहा जाता था। तो निजाम उल मुल्क का जन्म भी वहीं पर हुआ। तो निजाम उल मुल्क हो गया, या फिर अमीन खान है, हैदर खान है, ये सब तुरानी थे। तो ये लोग चिढ़ते थे सैयद बंधुओं से बहुत ज्यादा। सैयद बंधुओं से ये सभी लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते थे और कोशिश करते थे कि इनको अलग कर दिया जाए। तो मोहम्मद शाह ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने तुरानियों की मदद ली और अब्दुल्ला खान और हुसैन खान को मार दिया। इस तरह सैयद बंधुओं का अंत हुआ। इस तरीके से सैयद बंधुओं का डिक्लाइन। अब मोहम्मद शाह का शासनकाल जाना जाता है, पर अच्छी बातों के लिए नहीं। एक तो ये अपने रंगीले चरित्र के लिए आप प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। इसके शासनकाल में 3 बड़ी घटनाएं होंगी। बहुत सारे राज्य मुगलों से स्वतंत्र हो जाएंगे। बहुत सारी टेरिटरी मुगलों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। नादिर शाह का अटैक होगा, और अहमद शाह अब्दाली का अटैक होगा, और नादिर शाह बहुत बुरी तरीके से दिल्ली को लूटेगा, और मोहम्मद शाह अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागे। तो इसके शासनकाल में ये घटनाएं हुई हैं साथियों। हालांकि ये वही व्यक्ति है जो पूरी तरीके से भारत में जजिया को समाप्त कर देगा। जजिया को खत्म करने वाले शासक का नाम है मोहम्मद शाह। वह अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम रूप से भारत में जजिया को किसने खत्म किया था, वो था मोहम्मद शाह। तो अब क्या क्या चीजें हैं जरा समझना। तो इसके शासनकाल में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होते। बंगाल, और बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अवध, सादत खान ने स्थापना की। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क या आसफ जाह, जो भी आप कहना चाहें। भरतपुर, बदन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। फर्रुखाबाद, मोहम्मद खान बंगस। कटेहर, रुहेला सरदार। और कर्नाटक, सदातुल्ला खान। इसमें से ना 4 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ये मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। बंगाल, मुर्शीद कुली खान। अवध, सादत खान। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क। और कर्नाटक, सादातुल्ला खान। ये पूछा जाता है साथियों। तो विशेष तौर पर ये 4 नाम याद रखना कि अवध, जो कि पहले मुगलों का हिस्सा था, वो स्वतंत्र हो गया, सादत खान। बंगाल भी मुगलों का हिस्सा था, मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र करा लिया। हैदराबाद भी इनका हिस्सा था, वो निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र करा लिया। और कर्नाटक भी इनका हिस्सा था, जिसे सदातुल्ला खान ने स्वतंत्र करा लिया। तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना ये मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई। इसके समय पर उर्दू का बहुत विकास हुआ।
उर्दू और संगीत का बहुत विकास हुआ। संगीत की एक शैली है टप्पा शैली। तो संगीत की टप्पा शैली जिसमें उच्च स्वर लगाए जाते हैं, उसका विकास मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ और बाद में ग्वालियर घराना टप्पा शैली के संगीत को आगे बढ़ाता है। तो टप्पा नामक संगीत की शैली का विकास मोहम्मद शाह के शासनकाल में होता है। यहीं से उर्दू का भी विकास होता है और आगे जाकर के आप देखेंगे कि उर्दू शायरी बहुत मशहूर हो जाएगी क्योंकि उर्दू को इसने राजकीय संरक्षण दिया और सदारंग और अदारंग ये संगीतज्ञ थे। वहीं आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कानी इसी के शासनकाल से संबंधित थे, जिन्होंने दीवान नाम का एक किताब लिखा। तो आधुनिक उर्दू शायरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके जन्मदाता वली दक्कानी माने जाते हैं, वली दक्कनी माने जाते हैं, जिन्होंने दीवान नाम की पुस्तक लिखी। तो मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल उर्दू के, उर्दू शायरी के, संगीत में टप्पा शैली, इनके विकास के लिए दूसरी तरफ बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं। नादिर शाह का आक्रमण होगा, अहमद शाह अब्दाली के अटैक की शुरुआत होगी। ठीक है, तो अब हम नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे। 1739 ये डेट पूछी जाती है। 1739 में ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ। कारण यह था कि इसने मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विद्रोहियों को शरण दी थी और हमेशा की तरह भारत का धन। कारण यह था कि मोहम्मद शाह ने क्या किया कि ईरान में जो नादिर शाह का विद्रोह कर रहे थे, उन सभी विद्रोहियों को इसने अपने यहां पर शरण दी। जितने भी लोग नादिर शाह के अगेंस्ट में थे, उनको रेफ्यूजी, उनको शेल्टर दे दिया मोहम्मद शाह। और दूसरा, भारत का धन, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, जो हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करते आई। फिर 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध होता है और करनाल के युद्ध में मुगलों की हार होती और मुगल सेनापति खान दौलत इसमें मारा जाता और मोहम्मद शाह अपनी जान बचा करके भागता है। ठीक है, 20 मार्च 1739 ये 57 दिनों तक दिल्ली को लूटता है। दिल्ली से लगभग 70 करोड़ रुपए, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ये ईरान लेकर के चला जाता। और सादत खान जो कि अवध का संस्थापक था, इसने आत्महत्या कर ली। सादत खान जो कि अवध का संस्थापक था, इसने आत्महत्या कर ली, इसने सुसाइड कमिट कर लिया। सादत खान ही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से दिल्ली लूटने के लिए, अदरवाइज वो बाहर जाने वाला था, पर फिर ये दिल्ली लूटने के लिए आ गया। सादत खान से 2 करोड़ रुपए मांगे, वो नहीं दे पाया, लज्जा की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो ये ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। पहला सवाल, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739। नादिर शाह का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगी। नादिर शाह भारत से क्या ले गया? मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। इतनी बातें याद रखिए। कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। कब हुआ? 24 फरवरी 1739। मुगलों और नादिर शाह के बीच में। मुगल उसमें बुरी तरीके से हारते हैं। 1748 जब मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ होने वाली है, तो उसी समय भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, इंडिया का जो फ्रंटियर रीजन है, वहां अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की शुरुआत होती है। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 तक, फ्रॉम 1748 टू 1767, भारत पर लगभग 7 आक्रमण किए, इंडिया पर ऑलमोस्ट 7 बार अटैक किया। पहला आक्रमण जो उसने किया वो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में आता है। ये अफगानिस्तान का दुर्रे दुरानी वंश का शासक था। इसने सर्वाधिक 3 आक्रमण शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किए। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किए। वही शाह आलम द्वितीय जो लड़ाई हारता है बक्सर की। पानीपत की तीसरी लड़ाई, यह हम मराठों में डिटेल से पढ़ेंगे, 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठा हार गए। तो ये बस डेट याद रखना और कमेंट करके एक बार मुझे बताना भी कि हम पानीपत की 3 लड़ाइयां पढ़ चुके हैं, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल।
तो कमेंट करके बताइएगा कि तीनों लड़ाइयाँ कब हुई, डेट के साथ, सिर्फ ईयर मत बताना कि बता दो सर कि सर 1526 में पहली हुई, 1556 में दूसरी हुई और अभी 1761 में तीसरी हुई। नहीं, ये नहीं, ये तो बहुत ईज़ी हो गया। आप डेट के साथ बताना और ये भी बताना कि लड़ाई किस-किस, तो तीनों आपके युद्ध एक बार रिकॉल हो जाएँगे। तो ये था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अफगानिस्तान के दुर्रे दुरानी वंश का शासक था। तो अब क्या-क्या सवाल बन सकते हैं सर? यहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? आइए एक बार देख लेते हैं। तो पहला सवाल यही बन सकता है कि किसके शासनकाल में बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, कटेहर इन सभी जगह पर स्वतंत्र शासकों की स्थापना हुई? तो जवाब होगा मोहम्मद शाह रंग। दूसरा सवाल बनेगा किसके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ? मोहम्मद शाह रंगी का। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1748। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानिस्तान के दुर्रे दुरानी वंश का शासक। सबसे ज्यादा आक्रमण जब शाह आलम द्वितीय भारत का अगला बादशाह बनेगा मुगलों का, तब उसने 3 आक्रमण। पानीपत की लड़ाई होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अर्थात पानीपत का तीसरा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में 1761 में लड़ा गया। उस समय भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उस समय भी मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। तो यही बातें याद रखना, इसी तरह के सवाल किए। ठीक है, चलिए। तो एक बार आप ध्यान से ना इसको एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर आते। चलिए सर, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब एक दो शासक हैं बीच में, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण शासक थे, जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो हमने कवर करा दिए हैं, पर एक बार हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला शासक है अहमद शाह। 1748 से 1754 तक ये शासन करता है। इसके समय सफदरजंग और इमाद उल मुल्क का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तो मोहम्मद शाह का पुत्र था। वजीर इसके समय अवध का सूबेदार सफदरगंज था। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क वजीर बन गया और इमाद उल मुल्क का वास्तविक नाम गाजी उद्दीन था। इसके समय पर किन्नर और महिलाओं का प्रशासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। एक महिला थी राजमाता ऊधमबाई, जिन्हें किबला ए आलम कहा जाता था, और किन्नर था जाविद खान, जिसका बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। कहा जाता है कि इसके समय तक आते आते मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ये अपना सामान बेच करके शाही सेना को वेतन दिया, बर्तन या फिर जो भी कीमती सामान जेवरात बेच के अपनी सेना को वेतन दिया करते थे। तो एक सवाल यहाँ से बनता है कि गाजी उद्दीन या इमाद उल मुल्क किसका वजीर था? तो वो अहमद शाह का वजीर था। इसके वजीर सफदर जंग को हटाया और सफदर जंग को हटाने के बाद इमाद उल मुल्क या गाजी उद्दीन वजीर बना। दूसरा, इसके शासनकाल में महिलाओं और किन्नरों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो अहमद शाह के शासनकाल में महिलाओं और किन्नरों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। वो कौन सा शासक था जिसे अपनी सेना का वेतन देने के लिए बर्तनों को बेचना पड़ा? तो उसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह के बाद अगला जो शासक है वो है आलमगीर द्वितीय। अब ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमने ये बैटल ऑफ प्लासी इतनी बड़ी इमेज लगाई है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लासी के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है आलमगीर द्वितीय का, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, तो उस समय मुगलों का बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, तो ये जहांदार शाह का बेटा है। इसका मूल नाम अनीजुद्दीन था। इसका वजीर इमादुल मुल्क वही। अब्दाली के 3 आक्रमण इसके समय पर होते हैं, आलमगीर द्वितीय के समय पर। ठीक है, और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को इसने नवाब खान की उपाधि दी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को इसने नवाब खान का टाइटल दिया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, और प्लासी का युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी भी इसी के। ये गलत हो गया, इसको ये वाली लाइन आप इग्नोर करना, इसको हम ठीक करनी। ठीक है, तो
ये याद रखना कि प्लासी का युद्ध इसी के समय पर हुआ और गवर्नर डुप्ले को नवाब खान की उपाधि दी थी। गवर्नर डुप्ले को नवाब खान का टाइटल दिया था जो यहाँ पर बना हुआ। तो बस एक ही बात याद रखना है कि आलमगीर द्वितीय जब मुगल बादशाह था तभी बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, अर्थात प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यहाँ दोनों बातें हैं, बैटल ऑफ बक्सर जो कि अक्टूबर 1764 में और इलाहाबाद की संधि, इन दोनों से शाह आलम द्वितीय का संबंध है। तो देखिए ये आलमगीर द्वितीय का बेटा था, इसका मूल नाम अली गौहर था। ये बक्सर की लड़ाई में शामिल हुआ जो कि 1764 में अंग्रेज, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजा उद्दौला ने मिलकर के लड़ी थी। हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल से बक्सर की लड़ाई की। और बक्सर की लड़ाई जब खत्म होती है तब इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि थी अर्थात फर्स्ट ट्रीटी थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। अंग्रेजों की तरफ से इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद ये पेंशनर नवाब बादशाह बन गया। तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह था। हालांकि एक कहानी भी है। कहानी यह है कि 1772 में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, अंग्रेजों से मुक्त कराया। लेकिन कुछ ही समय के बाद दोबारा से अंग्रेज इसे पकड़ लेते हैं। 1803 के आसपास अंग्रेजों ने इसे दोबारा पकड़ लिया और 1806 में जेल में ही इसकी मौत हो जाती। तो महादजी सिंधिया ने दोबारा इसे दिल्ली की राजगद्दी दिलवाई थी, लेकिन ये उसे संभाल नहीं सका। अंग्रेजों ने इसे दोबारा पकड़ा और इसकी डेथ हो गई। अगेन एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, बक्सर की लड़ाई में ये शामिल हुआ था और ये सवाल सीधा सीधा आता है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। फर्स्ट मुगल एम्परर हु बिकेम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स, तो याद रखेंगे वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के शासनकाल में एक ही बड़ी बात है, एक ही बड़ी बात है और वो है कि राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और इन्हें लंदन भेजा। लंदन भेजने का उद्देश्य यही था कि पेंशन काफी कम हो गई थी तो पेंशन को बढ़वाया जा सके, तो लंदन भेजा गया। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही दिसंबर 1829 में बंगाल सती विनियमन कानून पारित हुआ, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया। 1833 में ब्रिस्टल में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई और उन्हें आर्नोस वैले कब्रिस्तान में दफनाया गया। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ही था और अब ये लाल किले का कैदी हो गया। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगलों के सिक्के चलना भी बंद हो गए, जो मुगलों के क्वाइंस थे वो भी बंद हो गए। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये शाह आलम द्वितीय का बेटा था, नंबर 1। दूसरा, अंग्रेजों ने सबसे पहली बार जिसे बादशाह बनाया था वो भी अकबर द्वितीय था। तीसरा, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और लंदन भेजा ताकि अपनी पेंशन बढ़वा सके। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी डेथ हो जाती है। इन्हीं के प्रयासों से सती भारत में बंद हुई थी, सती की जो प्रथा है वो भारत में बंद हुई थी प्यारे दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 में इसकी डेथ होती है। तो अंतिम मुगल बादशाह, पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर किसका बेटा था, तो अकबर द्वितीय के बेटे का नाम बहादुर शाह जफर था। माता का नाम लालबाई था, हिंदू माता थी। ये जफर नाम ऐसे मिला कि ये शायरी लिखा करते थे और शायरी लिखा करते थे जफर नाम, जफर नाम से ये शायरी लिखा करते थे। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमने सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा था कि वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते। ठीक इसी तरह जो बहादुर शाह द्वितीय है
वो जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए बहादुर शाह जफर कहा जाता। आध्यात्मिक गुरु हसन अस्करी थे और कविता के लिए इनके गुरु थे इब्राहिम जौक। इब्राहिम जौक या जौक साहब वही व्यक्ति हैं जिनकी मिर्जा गालिब के साथ अक्सर बहस हो जाया करती। ठीक है। दूसरा, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जो मूल नाम है वो मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। ठीक है। मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क, नज्म उद्दौला और मिर्जा नूशा की उपाधि बहादुर शाह जफर ने दी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी, नज्म उद्दौला की उपाधि या मिर्जा नौशा की उपाधि किसने दी थी। तो ये सारी उपाधियां बहादुर शाह जफर के द्वारा ही दी। मिर्जा गालिब से एक प्रश्न बनता है साथियों कि उर्दू और फारसी के महान शायर मिर्जा गालिब से एक प्रश्न आता है कि उस महान उर्दू शायर का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति को देखा है, जिसने 1857 के रेवोल्यूशन को देखा है। तो वो नाम है मिर्जा गालिब। प्रश्न पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जाएगा। तो मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति को देखते हैं और पूरा का पूरा विवरण अपने पत्रों में। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के दौरान हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। बाद में मेजर हडसन ने दिल्ली में पकड़ लिया, इनके बेटों को गोली मार दी गई और इन्हें रंगून भेज दिया गया और वहां पर ये जेल में रहे। वहीं पर 7 नवंबर 1862 को डेथ हो जाती है बहादुर शाह जफर की। 7 नवंबर 1862 को रंगून बर्मा में डेथ हो जाती है। वहीं पर इनका मकबरा भी बनाया। और जब डेथ होती है बहादुर शाह जफर की, तो एक बहुत प्रसिद्ध उनका शेर है कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। कुए यार का मतलब होता है जो हमारी मातृभूमि, जो हमारी मदरलैंड है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका शेर है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ठीक है। तो इसी के साथ बहादुर शाह जफर की डेथ होती है। मुगलों का भी पतन होता है और मुगल एम्पायर जो हमने पढ़ना शुरू किया बाबर के समय से, वो यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। सर यदुनाथ सरकार का एक प्रसिद्ध कथन है, जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे। मतलब जब बहादुर शाह जफर के बेटों को मारा गया, पकड़ लिया गया, तो इस स्थिति पर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गई तो अब लोहा क्या करेगा। मतलब पहले जो शासक थे वो इतने अयोग्य हो गए, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो अब जो लोहा बचा उसको भी जंग लगा लोहा, वो भी क्या करे। ठीक है। तो जब सोने को ही जंग लग गई तो अब लोहा क्या करेगा, यदुनाथ सरकार का कथन है। तो यहां से साथियों यही सवाल बनते हैं। मिर्जा गालिब के बारे में लिखा है, पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जन्म आगरा में हुआ था 1797 में, मृत्यु 1869 में दिल्ली में हुई। उर्दू और फारसी भाषा के शायर थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है दीवान ए गालिब। ये पूछा जाता है, दीवान ए गालिब 1857 के विद्रोह के दौरान ये दिल्ली का जिक्र करते हैं और एक किताब लिखी है दस्तंबो। दस्तंबो नाम में ना इनके पत्र हैं अलग अलग, और इन्हीं पत्रों में इन्होंने 1857 के दौरान के दिल्ली का उल्लेख किया है। ठीक है। बहादुर शाह जफर ने दबीर उल मुल्क, नज्म उद्दौला और मिर्जा नूशा जैसी उपाधियां दी। उनका एक बहुत 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 सारी इन्होंने शायरियां लिखी है, अनडाउटेडली काफ़ी सारी हैं, पर जो मेरा पसंदीदा है, जितना, क्योंकि मुझे बहुत शायरी आती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता इनके बारे में, जितना मैं जान पाया तो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको ना होने ने, ना होता मैं तो क्या हो। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये इतना अच्छा शेर है जो भारत की अद्वैतवादी परंपरा से जुड़ा, इंडिया की अद्वैत फिलॉसफी से जुड़ा हुआ, जो कहता है कि अल्टीमेटली एक ही चीज है, वो है ब्रह्मा। हर चीज ब्रह्मा में सब, एवरीथिंग इज इनटू द ब्रह्म। ठीक। तो कितना अच्छा कथन है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या हो। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है साथियों, प्रसिद्ध शेर है।
पर ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है किताबों में, अल्टीमेटली सवाल यहीं से बनते हैं। जैसे ये सवाल कई बार पूछा गया कि 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो इस समय किस शायर ने पूरी वर्णन किया है? तो वो मिर्ज़ा गालिब हैं, जिन्होंने दस्तंबो नाम से पूरी चीज़ों का वर्णन किया। दबीर उल मुल्क, नज्म उद दौला जैसी उपाधियाँ उन्होंने प्राप्त की। ठीक है? आखिर में आते हैं और एक टॉपिक और बचता है कि आखिर मुगलों का पतन क्यों हुआ? आखिर जो मुगल्स हैं उनका डिक्लाइन क्यों हो गया? क्या थे इनके पतन के प्रमुख कारण? अब यहाँ से ना बहुत आसान है, जैसे हम अगर देखें तो बहुत ईज़ी है कि मनसबदारी व्यवस्था फ़ेल हो गई, जागीरदारी व्यवस्था फ़ेल हो गई, फिर जागीरें कम पड़ गईं, उत्तराधिकारी बहुत अयोग्य थे, प्रशासन को सँभाल नहीं पाए, दरबार के षड्यंत्र हो रहे थे, औरंगज़ेब की बहुत ही बुरी नीति, चाहे उसकी धार्मिक नीति हो, चाहे उसकी राजपूत नीति हो, ये सब कारण हैं मुगलों के पतन के। ये बेसिक कारण हैं जो हम जानते हैं क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है। लेकिन सवाल यहाँ से नहीं आता, ये तो बहुत ही बेसिक है। सवाल यहाँ से आता है कि अलग-अलग इतिहासकारों ने, जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, उन्होंने मुगलों के पतन के क्या कारण बताए। तो इसमें पहला जो नाम आता है, वो आता है यदुनाथ सरकार का। इनकी एक किताब है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें इन्होंने औरंगजेब और उनके उत्तराधिकार की नीतियों को, औरंगजेब और उनके सक्सेसर्स की जो पॉलिसी थी, उसे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया। ये कहते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसकी राजपूत नीति, उसकी दक्कन नीति, इन सभी की वजह से पतन हो गया मुगल साम्राज्य। तो यदुनाथ सरकार औरंगजेब और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की नीतियों को ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मान। इसके बाद एक और इतिहासकार हैं सतीश चंद्र। इनकी एक किताब है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, उसमें इन्होंने जागीरदारी संकट का उदाहरण दिया। ठीक है, जागीरदारी संकट का उदाहरण दिया। ये लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी जब लोगों को देने के लिए जमीन ही नहीं, इस वजह से जागीरदारी संकट हुआ, किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में लगान वसूला गया, किसान विद्रोह करने लगे, जागीरदारों के पास पैसा नहीं बचा, वो सेना को नहीं संभाल पाए। तो जो मनसबदारी, हम चर्चा करेंगे कि जागीरदारी क्या होती है, मनसब क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर। पर अभी बेसिक समझ लीजिए कि जागीरदारी संकट की वजह से पतन हुआ, ऐसा सतीश चंद्र के। इरफान हबीब ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, और इसमें ये कहते हैं कि कृषि संकट की वजह से ही मुगलों का पतन हुआ। एग्रेरियन क्राइसिस हो गया क्योंकि अव्यवस्था फैल चुकी थी, कोई भी एक निश्चित कर प्रणाली नहीं थी, किसानों पर अत्याचार किए गए, इसी बीच में कुछ अकाल भी पड़े, और किसानों पर जब बहुत अत्याचार किए गए, किसानों ने खेती छोड़ दी, कृषि अधिशेष खत्म हो गया, व्यापार वाणिज्य ठप हो गया और पतन हो गया। अब ये वही चीज है जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी, कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अब तक भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है। इंडिया की इकोनॉमी का जो बेस है वो एग्रीकल्चर ही है। अगर एग्रीकल्चर जाएगा तो सारी चीजें अपने आप चली जाएंगी, सारी चीजों का ऑटोमेटिकली क्राइसिस। ठीक है, करेन लियोनार्ड ने एक ग्रेट फर्म थ्योरी दी है, ग्रेट फर्म थ्योरी या महान फर्म का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा कि मुगलों के लिए बहुत बड़े सहायक तंत्र का काम करते थे बैंक, व्यापारी और उद्योगपति। लेकिन जब बैंक, व्यापारी और उद्योगपतियों का पतन हो गया, जब बैंकर्स का भी पतन हो गया, व्यापारियों का पतन हो गया, उद्योगपतियों का, ये सभी पहले मुगलों को सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे मुगलों की शक्ति कम होती गई, ये क्षेत्रीय शासकों को सपोर्ट करने लगे, ये रीजनल रूलर्स को सपोर्ट करने लगे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने लगे। सीधी सी बात है ना साथियों, जैसे एक व्यापारी है, वो तो व्यापार करना चाहता है, और वो व्यापार तभी कर पाएगा जब उसकी लोकल रूलर्स से अच्छी बन रही हो, स्थानीय शासकों से उसकी अच्छी बन रही हो, तभी कर पाएगा ना। तो फिर वो कोशिश नहीं करेगा कि वो मुगलों को समर्थन करे, वो कहेगा कि बंगाल के नवाब को समर्थन करते हैं क्योंकि बंगाल में शासन करना है, यहाँ अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा है, अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। तो ये सब आर्थिक शक्ति थे मुगलों की, ये पूरी खत्म हो गई। ठीक है, फिर
मॉरलैंड। मॉरलैंड एक किताब लिखते हैं, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, अ स्टडी इन इंडियन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। इन्होंने कहा कृषि और जागीरदार दोनों की वजह से मुगलों का पतन हुआ। बाकी अन्य कारण हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप खुद इसे रीड कर लीजिए। तो इसी के साथ औपचारिक रूप से हम मुगलों के राजनीतिक इतिहास को खत्म करते हैं, मुगलों की पॉलिटिकल हिस्ट्री को खत्म करते हैं। वैसे हमने स्थापत्य कला, हमने साहित्य, हमने चित्रकला, ये सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। पर उसके बाद भी एक क्लास में आपके लिए और लूंगा जिसमें हम प्रशासन, मनसबदारी, प्रमुख अधिकारी, चित्रकला, वास्तुकला, इन सब की समरी पढ़ लेंगे, ताकि जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आप पढ़ लें, एक बार रिकॉल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोशिश वही की है कि एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो जो आपको मदद करे। पढ़िएगा पीडीएफ को 2 से 3 बार, अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा। आगे बढ़िए, खुश रहिए और बहुत मेहनत करो, बहुत बार चीज़ों को रिवाइज करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।